दोस्तों, इन अंतिम दिनों में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके सिलेक्शन को अश्योर करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह स्ट्रेटेजी का वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से हमें ज्योग्राफी को तैयार करना है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, जो एग्जाम हमारी 16 अप्रैल के दिन होने वाली है। तो बेटा, जिस प्रकार से हमारे देश में जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम होती है, वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, डिफेंस की एग्जामिनेशन हो, कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, जहां भी ज्योग्राफी पूछा जाता है उस ज्योग्राफी को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, और एक आपका इंडियन ज्योग्राफी जो कि एक प्रकार की केस स्टडी होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। तो एनडीए का हमेशा से ही मकसद रहा है जियोमॉर्फोलॉजी में चट्टानों के ऊपर से क्वेश्चन पूछना। तो ये जो रॉक्स है, रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, और इन रॉक्स के जो टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शेल, मार्बल, नीस, कीट, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं जियोमॉर्फिक प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर हमारे देश में कौन कौन सी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती है, दूसरी किस टाइप की जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती है, फॉर एग्जांपल वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, डिपोजिशन, फिर उसके टाइप्स, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं ग्राउंड वाटर से, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं रनिंग वाटर से, कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं आपके ग्लेशियर से, कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं आपकी सी वेव से, कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं आपके अंडरग्राउंड वाटर से। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में जानना है, और साथ ही साथ इसी के अंदर आपको अर्थक्वेक और वोल्केनो को भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी तक कैसे पूछे गए हैं कि अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्थक्वेक के सेंटर को किस नाम से बुलाया जाता है, इस चीजों के बारे में पूछा गया है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट रहेगा। वहीं क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कई सारी रेज बताई थी, फॉर एग्जांपल एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, इन सारी वेव्स के बारे में बताया था। तीन वेव्स की जो डायमीटर है, इन वेव्स की जो लेंथ है, उसके ऊपर से इंडिया ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी शॉर्ट वेवलेंथ है, कौन सी लॉन्ग वेवलेंथ है, वो वेव से पूछा। वेव्स के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता विंड्स के ऊपर, कौन सी प्राइमरी विंड है, कौन सी सेकेंडरी विंड है, कौन सी टर्सरी या फिर लोकल विंड है, जिसको डायरनल विंड भी कहा जाता है। तो अलग अलग लोकल विंड जैसे चिनूक, फोएन, जोंडा, ब्लिजार्ड, हबूब, है ना, बिस, ठीक है, प्रेक्स रोलर, इन विंड्स के ऊपर आपसे कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं जो मेज द कॉलम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइक्लोन, देश के अंदर आने वाले साइक्लोन जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इनके इंपैक्ट, इनके नाम जो करंट अफेयर में आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी के बाद अगला आता है हमारा ओशनोग्राफी, दैट इज द ओशन करंट, कि समुद्र के पानी के अंदर पाए जाने वाले ओशन करंट, अलग अलग ओशन करंट, अलग अलग टाइड्स। टाइड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी 2021 में ही पूछा था, दैट द पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर को? तो हम जानते हैं इसे हम टाइड्स बोलते हैं। अब टाइड्स में बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ मून पेरिजी एपोजी, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन पेरीहेलियन एपहेलियन, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेचर, ठीक है, मैंने जो आपको बताया था अपोजिशन कंजक्शन की कंडीशन, ये टाइड्स के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हमें ध्यान देना है। इसको कंप्लीट करने के बाद बेटा हम आते हैं इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। इंडियन जियोग्राफी जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल डिफेंस सर्विसेज को लेकर के। तो यहाँ पर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन कैसे पूछे गए कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर आता है, कौन सी माउंटेन कहाँ पर आते हैं, तो इंडिया के जो रॉक सिस्टम है तो वहाँ पर धारवाड़ रॉक कहाँ मिलती है, ठीक है, कौन सी माउंटेन की हाईएस्ट पीक, फॉर एग्जाम्पल अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और वेस्टर्न घाट, इन सभी की हाईएस्ट पीक सामने थी, उनको मेज द कॉलम में हमें अरेंज करना था। दूसरा, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना हमें माउंटेन्स को, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी माउंटेन एकमात्र स्टेट में आती है, तो ये फिजियोग्राफी के अंदर आपसे पूछा जाएगा। वहीं हिमालय के रिगार्डिंग, नॉर्दर्न प्लेन्स के रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा। रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेरेनियल रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, ठीक है, कौन सी रिवर समुद्र में मिलती, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, फॉर एग्जांपल नर्मदा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जाता, कावेरी की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जाता, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी को अरेंज करने के बारे में पूछा जाता, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से रिवर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको भी बताया था, हर स्टेट के अंदर आने वाले एक एक नेशनल पार्क को हमें ध्यान से जानना है कि कौन से स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर कितना जंगल है, कितना होना चाहिए, कितना इंक्रीज हुआ है, ये सारी चीजें इस वाले पार्ट के अंदर। फिर आता सोइल। सोइल कौन कौन सी इंडिया के अंदर मिलती है अकॉर्डिंग टू आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कौन कौन सी सोइल ऐसी है जो कि फर्टाइल है, कौन सी नॉन फर्टाइल है। उसके बाद है तो सोइल के बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार रहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, रिलीफ फीचर, टेम्परेचर, इस तरह से ये सारी चीजें हमें जानना पड़ेगा सोइल के रिगार्डिंग, जहां से क्वेश्चन पूछे गए। वहीं मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स और उनके और, फॉर एग्जांपल सिनाबर इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंदूर बनाने के लिए कौन से मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है, लेड का इस्तेमाल किया गया, ये भी पूछा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आयरन के जो ओर होते हैं उनके नाम मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मिनरल के ऊपर भी हमें ध्यान देना। वही एनर्जी का जो पार्ट है, तो एनर्जी के पार्ट के अंदर हमें क्या देखना बेटा कि कौन सी कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी को जानेंगे। अब एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जी को हम रिसेंटली ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं, वो एनर्जी को जानेंगे। साथ ही साथ देखो क्या होता है कि ये एनर्जी के ऊपर आपको अधिक ध्यान देना इस वाले पार्ट के ऊपर, जिसमें भी न्यूक्लियर पावर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर एनर्जी में हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए, जैसे सबसे पहला तारापुर है और सबसे बड़ा कुंडलकुल्लम है, तो कलपक्कम। तो इन सारे पावर प्लांट्स का नाम, केगा कहां पर है, नरोरा कहां पर है, रावत भाटा कहां पर है। ठीक है, यूरेनियम कहां से मिलता है, मोनाजाइट सैंड के अंदर से थोरियम मिलता है, तो मोनाजाइट सैंड कहां पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछे गए, जो कि एनर्जी के रिगार्डिंग है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, रेलवे कोच बिल्डिंग इंडस्ट्री, फिर उसके बाद एरोप्लेन बिल्डिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अलग अलग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को लगाने के लिए किसी भी एरिया में पर्टिकुलर जगह पर पाई जाने वाली आइडियल कंडीशन, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आता पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बेटा अलग अलग सेंसस। पहला, कब से रेगुलर सेंसस की शुरुआत करी, कब से सेंसस की शुरुआत करी, कब से रेगुलर सेंसस होने लगे। इसके बाद अगला, पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या जाना, ये तो सेंसस के बारे में हुआ। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद पॉपुलेशन में और आगे हमने जाना कि अलग अलग जगह पर किस तरह की पॉपुलेशन पाई जाती है, स्टेट वाइज पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अलग अलग स्टेट्स के बारे में जाना, ये पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन का पार्ट है। इसी में बेटा आपको क्या याद करना, फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, किसी भी जगह की, किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी की कम है, तो कौन से की ज्यादा, कौन से की कम है। किसी स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए है ना। फिर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में हमें रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और पोर्ट्स, इन सभी के बारे में देखना। रेलवे के जितने भी हेडक्वार्टर है, टोटल 18 हेडक्वार्टर, वहां पर एनडीए हमेशा फोकस करता है क्वेश्चन पूछने के लिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। पोर्ट्स पूछता है ईस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, उन पोर्ट्स की खासियत पूछता है। ठीक है, और उसके बाद शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछता है कि जो पोर्ट्स के ऊपर चलने वाले शिप्स को बनाती है, पोर्ट्स पर ठहरने वाले। रेलवे के बारे में पूछता है, रोडवेज के बारे में पूछता है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ रोड के बारे में। ठीक है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो इस तरह से यहां पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है बेटा, और इस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन भी लगा लिए, ये सारे टॉपिक्स भी देख लिए, इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको नोट्स बनवाए, उनकी डीपीपी, इन सभी चीजों को पढ़ना है, और इन टॉपिक्स के बारे में आपको जहां से जितनी इंफॉर्मेशन और गैदर कर पाओ, उसे भी हमें गैदरिंग करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आप सभी लोगों को एक लास्ट स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी एनडीए को टारगेट करने की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, अब हम लोग करंट अफेयर्स की आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी को। तो किस प्रकार से हमें अपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई को बड़ा करना है, तैयार करना है, ये मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। एक बात पहले आप ये जान लीजिएगा कि करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला सवाल जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है हर कैंडिडेट का कि सर कब से लेकर कब तक के करंट अफेयर्स हमको पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जनरली आपको यहां पर इस बार के अटेम्प्ट के लिए 1 अगस्त 2022 से लेकर आपको 28 फेब 2023 तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। तो ये आप लगभग देखेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीने के करंट अफेयर्स, 7 महीने करंट अफेयर्स हैं। वैसे देखा जाए तो मैं आपको 1 अगस्त ऑन दी सेफर साइड बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम 4 सितंबर को हुआ था। ये मान के चल रहा हूं कि अगस्त के जो करंट अफेयर्स होंगे वो शायद लास्ट के पेपर में नहीं लिए गए, ऑफ कोर्स नहीं लिए गए थे। तो अगस्त भी आप तैयार रखिए, और अभी जो पेपर होना है
उससे 1 महीने पहले देख लीजिए, मार्च हो गया, तो मार्च में बहुत मोटे मोटे रूप से जो है वो पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत डेप्थ वाला तो चीज़ कहीं नहीं पूछी जाएगी, इनफैक्ट यहाँ से लेकर कहीं भी आपको बहुत डेप्थ पे देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको इस डेट्स के बीच का करंट अफेयर्स तैयार करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी डेट के पीछे बीच में आए, इसके पहले का भी आ सकता है। यानी कि ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि लास्ट का अटेम्प्ट की बात करें या उससे लास्ट अटेम्प्ट बात करें तो जो 6 महीने करंट अफेयर्स थे उसके पहले का भी पूछ लिया गया था। ठीक है, अटेम्प्ट हुआ है सितंबर में और जो करंट अफेयर्स आ गया वो जनवरी फेब का भी आ गया था। तो यू नेवर नो, कुछ भी पूछ सकता है। ये यूपीएससी है, अनप्रोडक्टेबल सर्विस कमीशन है एक तरह का ये। ठीक है, तो भाई आपको तैयारी वैसे तो मोटे मोटे रूप से इसके बीच की करनी है, लेकिन अगर इसके आप बियॉन्ड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले इसके बीच की तैयारी तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, अब तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको अपने जो नोट्स बना चुके होंगे अब तक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को नोट्स बना चुके होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप परेशान रहोगे, पन्ने पलटते रहोगे, पढ़ते रहोगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर नहीं भी बनाए हैं, मान लीजिए अभी आप रिवाइज भी कर रहे हो, तो आप कुछ डिवीजन कर सकते हो अपने आप करंट अफेयर्स का। ठीक है, जैसे कि कुछ नेशनल न्यूज़ है उसको अलग लिख सकते हो, कुछ मोटी मोटी। अब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों में या बहुत बारीक न्यूज़ में मत जाइएगा। ठीक है, मोटी मोटी जो न्यूज़ें रही हैं वो आप यहाँ पर पहले पकड़िए। तो नेशनल न्यूज़ जो रही है पूरे साल भर चली है उसको आप ध्यान दीजिए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की न्यूज़ उसको खास तौर से, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे डिफेंस के ऊपर से, डिफेंस सिक्योरिटी। इस बार ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, मैंने अपनी क्लासेस में करवाए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अभी आपको जब मैं करंट अफेयर्स आगे पढ़ाऊंगा वाईटी चैनल पर, अभी डिफेंस वाला पे, तो मैं आपको ये सारा कुछ करवाऊंगा। तो अगर अभी भी किसी ने यहाँ पर नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं ये कहूँगा जब मैं करंट अफेयर्स कराऊँ अभी यूट्यूब पे, तब आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा और कैटेगराइजेशन जरूर कर दीजिएगा कि भैया ये मैटर जो है नेशनल न्यूज़ का है, ये मैटर डिफेंस का है। ठीक है ना, तो डिफेंस में जब हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जितनी बायलैटरल एक्सरसाइज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर हुई हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अग्रीमेंट्स हुए होंगे या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स यहाँ पर सरकार ने ली होंगी। ठीक है, या फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसे INS हैं वो लॉन्च हुई होगी। अब बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आपको पता है INS विक्रांत लॉन्च हुआ है ना, कमीशन करी गई, इनफैक्ट नॉट लॉन्च, कमीशन कर ली गई इंडियन नेवी में, राइट। तो वो सब चीजें आपको मोटी मोटी यहाँ पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के जो रिलेटेड है वो जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब याद रखना है, लेकिन इंडिया से रिलेटेड। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ कि G20 की, अब G20 की जो चेयरमैनशिप है इस बार इंडिया के पास है, तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास है, आपको इसके बारे में याद करना पड़ सकता है। कुछ नए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है आपको याद रखिए। रशिया यूक्रेन वॉर के अपडेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको दोस्तों आगे इसमें SSB में काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लियर होनी चाहिए। पॉलिटी की बात करें, अब जैसे मान लीजिए गवर्नर को लेकर काफी मामला महाराष्ट्र का क्राइसिस उठा था, मैंने इसको लेकर समझाया भी था, आपको कुछ वीडियोज भी बना के दिए थे। तो अगर हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कैसे पढ़नी है पॉलिटी को, पॉलिटी इज मोर और लेस नेशनल न्यूज़। लेकिन पॉलिटी में क्या है, मैं इसलिए पॉलिटी लिख रहा हूं कि मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा महाराष्ट्र की क्राइसिस को। अब महाराष्ट्र की क्राइसिस में वहां पर बहुत मैटर आ रहा था कि गवर्नर की पावर को लेकर, फ्लोर टेस्ट को लेकर। तो पॉलिटी के अंदर आपसे क्वेश्चन हो सकता हो ना पूछे, लेकिन करंट अफेयर्स में पूछ सकता है, या हो सकता हो करंट अफेयर्स में ना पूछे, पॉलिटी के अंदर उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ ले। महाराष्ट्र में बहुत सारा गवर्नर की पावर्स को लेकर बवाल हुआ था, बहुत सारा फ्लोर टेस्ट को लेकर हुआ था, कई सारी चीजें हुई। तो इन सबसे रिलेटेड यहां सवाल जो है पूछा जा सकता है। क्लियर है। आगे देखिए, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है, और आपको मेजरली इकोनॉमी में इस बार जो है वो आपको बजट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, बजट पे आप जरूर ध्यान यहाँ पर रखिएगा। साइंस एंड टेक में मैं कराता रहता हूँ, कोई अगर मान लीजिए कुछ यहाँ नई डिस्कवरीज, नए इन्वेंशंस हुए हैं, कुछ यहाँ पर नया डेवलपमेंट हुआ है IIT के द्वारा किया गया, तो साइंस एंड टेक की फील्ड में आ जाएगा। एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, स्वच्छता के ऊपर काफी सवाल बनते आए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी एक कैंपेन था उसके ऊपर पूछा गया, ओशंस की क्लीनलीनेस के ऊपर पूछा गया। तो एनवायरनमेंट से 2 सवाल तो मैंने पिछली बार देखे थे, मोर देन दैट में भी। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, बजट इस बार आपको ध्यान देना है। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, इस बार इन टॉपिक्स पे आपको यहां पर ध्यान देना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर भी एक आध इनिशिएटिव आपसे पूछ सकता है, मैंने ये भी कराया था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार आप ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ स्कीम को लेकर पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की स्कीम आ सकती है। ठीक है, लास्ट टाइम आई थी।
थी। अब हम मिसलेनियस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या बात करनी है, क्या क्या हमको पढ़ना, कैसे हमको पढ़ना होगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भाई यहाँ पर आप अवार्ड्स के बारे में एक क्लासिफिकेशन कर लीजिए, सारी जगह लिख लीजिए, कुछ डेज हैं और उन डेज के क्या थीम्स होंगे ये लिखिए। देखो यार, यही स्ट्रैटेजी होती है करंट अफेयर्स पढ़ने की। जनरली लोग पढ़ नहीं, जान नहीं पाते हैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। अगर सब मिक्सअप रहेगा तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए, सारे अवार्ड जितने भी मैंने आपको क्लासेस ली हैं, सारे अवार्ड एक जगह लिख दीजिएगा। अभी मैं वाईटी पे क्लास लूंगा तो जब भी कोई अवार्ड आए तो उसको अवार्ड की कैटेगरी में डाल दीजिएगा, डेज एंड थीम्स आए उसको डेज एंड थीम्स की कैटेगरी में डालिएगा, ताकि आप रिवाइज करें तो आप सारा चीज एक जगह देख पाएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अवार्ड्स, डेज एंड थीम्स, ये सब चीजें हैं, या कुछ चीजें इनॉग्रेट करी गई हैं वो न्यूज में आएंगी, तो ये करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है। देखिए, और कोई खास स्ट्रैटेजी होती नहीं है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की एक अगर स्ट्रैटेजी पूछी, अगर मैं बताऊं, वैसे इस वक्त तो सही तरीका, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं, सही तरीका, कड़वा तरीका ये है, सच तरीका ये है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ने का होता है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे यार कि मैं एकदम लास्ट मोमेंट पर जाके सब करंट अफेयर्स की सर कोई जादू मंत्र बता दें, तो भाई मैं जादू मंत्र तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली पढ़ोगे, डेली फॉलो करोगे तो ध्यान में रहेगा, बसा रहेगा दिमाग के अंदर। ठीक है ना। लेकिन आप जैसे आप आज राहुल गांधी का ये मामला हो रहा है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, आर्टिकल 102 आज न्यूज में चल रहा है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 3 आज न्यूज में चल रहा है। लिली थॉमस केस आज न्यूज में। आप सोचोगे कि भाई ये चीज जो है हम सितंबर के अटेम्प्ट के लिए एकदम अगस्त के लास्ट में पढ़ेंगे, सितंबर में अगला अटेम्प्ट मान लो होना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचोगे अगस्त में पढ़े हम, आज जो हो रहा है वो आज नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई दिक्कत आपको होगी। इसलिए करंट अफेयर्स की राइट नाउ स्ट्रैटेजी अब इस वक्त तो यही कह सकता हूं मैं कि भाई जो मैं वाईटी पे पढ़ाऊंगा, डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस मेरी जरूर करिएगा। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है अभी भी, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है, स्टूडेंट्स जनरली मुझे ऐसा कहते हैं, या फिर मैंने आपको दिखाया भी है इस तरह से कि भाई जो क्लासेस यहाँ पर करंट अफेयर्स की मैंने ली एग्जाम के एक एक दिन पहले, उससे भी बच्चों को यहाँ पर 5-5 क्वेश्चंस, 6-6 क्वेश्चंस लड़ते हुए मिले हैं मेरी उस क्लास से, जो मैंने एकदम लास्ट दिन पे दी। तो भाई 10 सवाल आने हैं, 10 सवाल में अगर आपको आखिरी क्लास कर रहे हो और उस क्लास में अगर आपको 5 से 6 क्वेश्चन लड़ते हुए दिख जाएं, तो भाई ये अपने आप आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिसने साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, वो इस दिन यहाँ पर 6 सवाल एक क्लास करके 6 सवाल लड़ सकता है। वैसे बताऊं तो इससे ज़्यादा सवाल लड़े थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की यही स्ट्रैटेजी है, आप अपने रजिस्टर्स को इस तरह से बांट दीजिए। ये इस बार के लिए नहीं, वैसे मैं चाहूँगा सब लोग एकदम क्लियर करें एग्जाम को, सब लोग अपना सिलेक्शन लें, लेकिन अगर मान लीजिए आप आगे भी तैयारी करते हैं कभी किसी एग्जाम की, तो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप अपने रजिस्टर्स को इस तरह से डिवाइड करें। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी के बनाए या ना बनाए, ये करंट अफेयर्स के नोट्स इस प्रकार से बनना बहुत ज़रूरी होते हैं। आप एक बार डिवाइड कर ले जाएंगे तो आपको इजीली पता है कि सेगमेंट में क्या है और आपको रिटेन भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है यहाँ पर करंट अफेयर्स की पूरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और हर आदमी का अपना तरीका अलग होता है, तो मोटी मोटी स्ट्रैटेजी यही है। अपने अलावा, इसके अलावा लोग अपने हिसाब से उसको मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की, वो मेरी क्लासेस अगर करे भी होंगे मान लीजिए, तो उस पीडीएफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पीडीएफ को आप बार बार गो थ्रू भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद रह जाएगा कि हाँ यार ये कुछ चीज़ यहाँ पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो दिस इज इट करंट अफेयर्स के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी दिन बाकी है, और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन आखिरी कुछ दिनों में हिस्ट्री को कैसे रिवाइज करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के अंदर जिसको आप फोकस कर सकते हो, और इस रिवीजन के दौरान उनके ऊपर फोकस करके उनकी तैयारी कर सकते हो, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पूरी हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और द वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट में जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर का कल्चर और गुप्ता एज का कल्चर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए, आगे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली मध्यकालीन भारत के इतिहास से सल्तनत काल की संस्कृति, द कल्चर ऑफ सल्तनत, द कल्चर ऑफ मुगल्स, एंड दोनों ही मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के जो मेजर अचीवमेंट वाले रूलर्स रहे थे, उनके मेजर अचीवमेंट्स को ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन कम्स द मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे मैं 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा। वन इज़ इंडियन रेनेसॉ, जहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न टाइम्स में सोशल रिफॉर्म्स और रिवाइवल्स हुए थे, एंड सेकेंड इज़ द फ्रीडम स्ट्रगल, which includes the struggle of 1857 and which also includes
the major activities of Indian freedom struggles between 1915 to 1947. एंड व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है तो ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन। अगर इन टॉपिक्स को आप एक बार भी ठीक से पढ़ लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें याद रख लोगे। और मैं तो कहूँगा इन टॉपिक्स से जुड़े हुए ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, पिछली एग्जाम्स में पूछे गए, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड देन वी होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद कैडेट्स। आपके एनडीए एग्जामिनेशन में बहुत कम दिनों का टाइम बचा है। चलिए पॉलिटी की स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ना है। हालांकि मुझे पता है कि आपने लंबे समय से तैयारी की है तो सब कुछ कवर कर लिया होगा, बट स्टिल अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है और लंबे समय से कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर करना है, ठीक है। प्रायोरिटी के ऊपर टॉपिक्स को करिए, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि यूपीएससी के जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट मेनली अगर देखा जाए तो इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स की जब मैं बात करता हूं तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं आ रहे, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करी जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, इस बारे में पूछा जाता है। जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी टॉपिक से तो बोरोइंग फीचर से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बोरोइंग फीचर्स का क्या मतलब है? बोरोइंग फीचर्स जो कि हमने दुनिया की दूसरी कंट्री के संविधान से बोरो किए हैं। याद रखिएगा, जैसे पूछ लिया था कि पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो हमारे देश में है वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोरोइंग फीचर्स को अच्छे से करिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं वो है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए डीपीएसपी में क्या है ना, ये टॉपिक बड़ा इजी सा है, बट ये टॉपिक बड़ा है, इतने सारे आर्टिकल्स है डीपीएसपी के अंदर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैराथन के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए हैं, क्लासेस के अंदर भी बताए हैं। तो डीपीएसपी के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है, नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस डीपीएसपी से पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूसीसी के बारे में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वो आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स और रिट्स। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रिट्स कितने तरह की होती हैं, या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट को इशू करता है। तो रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। आप देखिए लगातार पूछे जा रहे हैं, या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हैं, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको सही तरीके से करना है। उसके बाद आपका आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बना। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछ लिया जाता है, किस कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये पूछ लिया जाता है। पहली मीटिंग के अंदर टेम्पररी चेयरमैन। तो आसान से क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते, बड़े आसान से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा। इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। हर बार 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक अमेंडमेंट से पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था डायरेक्टली। तो देखिए इस तरह के अमेंडमेंट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की क्लासेस भी मैंने ली है, ऐप के ऊपर भी है और यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस है, तो आप अमेंडमेंट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं। बिकॉज ये मानकर चलिए कि अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ही पूछेंगे। तो अमेंडमेंट्स पे अपनी पकड़ बनाइएगा, बिकॉज अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी आसान है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी है। सीधी सी बात है, आर्टिकल 79 ये बोलता है कि इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है। तो ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक के बाद अगर हम एडवांस लेवल के अंदर जाए तो एडवांस के अंदर भी पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि कुछ समय से देखा गया है कि स्टैटिकल डेटा के ऊपर ज्यादा बात की जाती है,
डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि अभी कौन सी लोकसभा है, जैसे 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था। स्पीकर के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। स्पीकर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी गहराई के साथ पूछे जाते हैं। ये भी हुआ है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, समझिए आप। कई बार क्या होता है ना, हर क्वेश्चन बहुत डीपली नहीं पूछेंगे, बट कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पार्लियामेंट का क्वेश्चन डीपली पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की, तो पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो सीएजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर अदर पोस्ट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट्स के बारे में बात की जाए, गवर्नर की बात की जाए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं ना, डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे प्रेसिडेंट के बारे में, बहुत डिटेल के अंदर सीएजी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे एनडीए ने, कई बार पूछे, और ये टॉपिक ऐसा है ना जो कई बच्चे पढ़ के नहीं जाते, तो याद रखिएगा इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के जो आपको करके ही जाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ बचता नहीं है। कई बार ये देखा गया है, जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, दैट मींस जुडिशरी के से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए। एक बार इमरजेंसी का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो जब आप रिवीजन की शुरुआत करते हैं तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले करिएगा। तो ये तो हमने जान लिया है पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, है ना, इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में एनडीए आपसे नहीं पूछता है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे नहीं आते, क्वेश्चंस भी आपसे कम पूछे जाते हैं। बट जो मेजर टॉपिक है, सबसे पहला मेजर टॉपिक आता है आपका 5 ईयर प्लान। दैट मींस अगर मैं सीधी सीधी बात करूं प्लानिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है ना, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को देख लीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मनरेगा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मनरेगा के अलावा मेक इन इंडिया का क्वेश्चन पूछ लिया गया। जो बेसिक स्कीम्स है, जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम की हम बात करेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। इसमें जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बट क्या है, इन क्वेश्चंस के लिए भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाया जाता है, बेसिक स्टैटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े आसान से होते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर उस तरह का टॉपिक आया होता है और उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं तो काफी आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको रिवीजन करना शुरू कर देना चाहिए, और जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स के साथ आपको अपनी शुरुआत करनी है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।